हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में 11वीं क्लास के दूसरे यूनिट के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है प्रारंभिक गणितीय संकल्पना। यानी कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है उनके बारे में बताऊंगा। इसमें दो फैक्टर आपके काम आएंगे, एक तो है सदिश और दूसरा है आपका अदिश। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो भौतिक राशियाँ होती है, भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले आता है आपका अदिश राशि और जो है दूसरी है वो आपकी है सदिश राशि। तो आइए बात करें सबसे पहले हम अदिश के बारे में। अदिश राशि वह राशि, वह भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए किसी भी मात्रा की जरूरत नहीं होती है, उसको अदिश राशि कहते हैं। इसमें दिशा की भी आवश्यकता नहीं होती है, यानी इसमें कोई मात्रा की मात्रक जो होता है आपका उसकी भी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं। और दूसरी आपका जो आपकी दिशा है उसी की भी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ये बात करते हैं, एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, तो जैसे आयतन। तो आयतन आपने कभी सुना होगा, आयतन नेगेटिव है, नहीं होता है आयतन नेगेटिव। दूसरी बात करते हैं हम क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल ही पॉजिटिव होता है। यानी कि इसको व्यक्त करने के लिए किसकी मात्रा की जरूरत नहीं होती है, मात्रात्मक कोई भी आपकी कंपोनेंट की जरूरत नहीं होती है। और इसके जो आपकी जो डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, वो भी कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, एक और आप याद कर सकते हो, जैसे द्रव्यमान है आपका, किसी का मास है, तो मास भी क्या होता है आपका हमेशा पॉजिटिव होता है। फिर दूसरी बात करते हैं हम अदिश की, सदिश। अदिश आ गया सदिश, इसको वेक्टर बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए आपको मात्रक की जरूरत होती है और दूसरी आपकी क्या है, दिशा की भी जरूरत होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं हम आपका वेग। वेग नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो सदिश राशि होती है उसके प्रकार। तो सबसे पहले सदिश राशि के प्रकार की बात करें तो पहला प्रकार आता है आपका तुल्य, जिसको आप इक्वल बोलते हो। तुल्य व समान सदिश। इस राशि इसमें क्या होता है कि दोनों जो सदिश होते हैं उनका जो परिणाम होता है वो क्या होता है, समान होता है और एक ही दिशा में होता है। जैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, तो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसमें सदिश होता है वो एक ही दिशा में होगा और उनका जो परिणाम होगा वो भी एक दिशा में होगा। ठीक है, दोनों की दिशा भी किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, और दोनों का परिणाम भी क्या है, एक ही दिशा में ना। तो उसको क्या बोलेंगे आप, तुल्य या समान सदिश बोलेंगे। दूसरा आपका आता है असमान सदिश। इसमें क्या होता है कि जो आपके जो वेक्टर है वो क्या होता है, उसकी दिशा भी विपरीत होती है और उनकी जो उनका जो मान जो होता है वो भी अलग अलग होता है। जैसे कि आप बात करते हो जैसे ये वाला, तो ये तो दिशा दिशा तो होगी, और ये इनका क्या होगा पड़ा, तो ये दोनों अलग अलग, इनकी दोनों की लेंथ अलग अलग है। इसी प्रकार ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें ये वाला, ये और ये। ठीक है, तो इसको आप क्या कह सकते हो कि जो ए वेक्टर है वो नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। तीसरी जो आती है वो है आपकी विपरीत सदिश। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों होते तो इक्वल है, बट उनकी दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, विपरीत होती है। जैसे कि ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसमें ये जो ए है वो इस डायरेक्शन में है, तो आपका बी इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से कह सकते हो कि जो ए बी है वो है तो बराबर, बट उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, विपरीत है। तो ये जो माइनस चिन्ह है वो किसको बताता है, आपके विपरीत चिन्ह को बताता है। ठीक है, और इनका जो योग होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, इनका जो योग क्या हो जाएगा, जीरो होता है। तो ये आपको आना चाहिए। अब तीसरा आगे आपका चौथा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। 11वीं क्लास के जो क्वेश्चन आ जाता है, ज्यादा कंपटीशन एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसका नाम है आपका एकांकी सदिश। एकांकी सदिश क्या होता है, किसी सदिश राशि, सदिश या उसके जो मल्टीट्यूड होता है, मतलब उसका परिणाम होता है, उसका जो रेशियो होता है, अनुपात, दैट इज कॉल्ड एकांकी सदिश। मतलब इसको कैसे लिखा जाता है, एक कैप से लिखा जाता है। इसमें जो सदिश होता है उसका जो मॉड्यूलेशन, इसको बोलते हैं आप परिमाण बोलते हो, इसको क्या कहते हैं आपके, एकांकी सदिश। ठीक है, और इसका मान जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इकाई होता है। ठीक है, और एक और होता है, वो होता है सहरेखीय, सहरेखीय सदिश। तो ये दोनों एक ही है, इस सहरेखीय, और आप इसे समझ सकते हो तुल्य सदिश एक मान सकते हो। और शून्य सदिश भी होता है, इसमें लास्ट में होता है शून्य सदिश। उसमें क्या होता है, दोनों वेक्टर होते हैं ना, उनका योग क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, अब आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि जो सदिश होते हैं उनमें कुछ नियम फॉलो होते हैं, तो उन नियमों की बात करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले नियम।
तो उसमें सबसे पहला नियम दे रखा है वो है सदिशों का संयोजन। ठीक है, सदिशों का संयोजन किस प्रकार से होता है? तो इसमें क्या होता है, दोनों सदिश को आपस में जोड़ा जाता है। इसमें आप मान लो कि ये आपका वेक्टर फॉर्म है, ये इसकी डायरेक्शन इस तरफ है ए कैप, ये बी वेक्टर और इसके विपरीत वेक्टर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, हमें एक नियम फॉलो होता है, उसको बोलते हैं त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय में कि जो कर्ण स्क्वायर होता है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होता है ना, उसी प्रकार ये वाला है। उसको आप आर वेक्टर दे दिया आपने इसको। तो ये क्या कहता है कि दोनों एक ही दिशा में चलने वाले सदिश का जो योग है वो हमेशा उनके विपरीत आने वाले जो सदिश होता है उसके बराबर होता है। ठीक है, तो उसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह लिखोगे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। ठीक है, मतलब इसका और इसको जब जोड़ेंगे तो ये जो इसकी विपरीत जा रहा है ना, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, ये वाली है, बट इनकी क्या है, इसकी उल्टी है, तो इसके ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका त्रिभुज का नियम। इसी प्रकार आपका दूसरा आता है समांतर क्रम समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम आप इसकी थ्योरी लिख सकते हो, मैं थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, नहीं तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। बट आप क्या कर सकते हो, इसको इस पर लिख सकते हो और एग्जाम के अंदर आप इसको पूरा डिटेल में लिखोगे कि एक विपरीत जो समान दिशा में जाने वाली दोनों सदिशों का योगफल उसकी विपरीत आने वाली सदिश के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, और अब इसमें बात करते हो आप, तो इसमें आप इसका डायग्राम बनाओगे, ये इसका ओरिजिन है, समांतर क्रम चतुर्भुज है आपका। पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये पी हो गया, यहाँ से भी पी वेक्टर हो गया, क्यू वेक्टर हो गया। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही वही चीज़ जो त्रिभुज का नियम वो फॉलो होगा। इसमें क्या लिखा होगा, यदि जो सदिश होता है वो दोनों एक दिशा, ये तो कोई इसमें जा रहा है, ये भी इसमें जा रहा है, तो इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट जो ऊपर लगा था वही था कि पी जो होता है, पी प्लस क्यू वेक्टर जो होता है वो हमेशा आर वेक्टर के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो आपके 11th क्लास में कई बार एग्जाम में आ जाता है वो है आपका बहुभुज का नियम। ठीक है, तो इसको आप स्टार लगा दीजिए और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वो डायग्राम है, जैसे आपको समझ में आ रहा हो कि ये यहाँ पे पी क्यू आर एस टी यू है, इनकी डायरेक्शन सेम है, बट इसकी क्या है, इनके दोनों के अपोजिट है। ये आपका के है, ये एल है, ये एम है। ठीक है, अब आप बात करते हो सबसे पहले जो आपको त्रिभुज दिखा रहा होगा ओ बी ओ बी ए में, ओ बी ए में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो के वेक्टर है वो क्या है, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का सम है ना, इसमें त्रिभुज नियम लग रहा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया आपने। इसी प्रकार बात करते हो आप सी ओ सी बी में एल वेक्टर है, वो आपके आर वेक्टर प्लस के वेक्टर का है। हम के वेक्टर की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से लिख लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, आर प्लस पी और क्यू, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया आपने। इसी प्रकार बात करते हैं हम त्रिभुज ओ डी सी में एम है, वो आपके एल प्लस सी एस के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से आप सेकेंड इक्वेशन लिखोगे तो क्या आ जाएगा, आर वन प्लस पी प्लस क्यू, यस, इक्वेशन नंबर आ गई आपके पास थर्ड। अब बात करते हैं हम इक्वेशन लास्ट वाला जो त्रिभुज है वो है आपका ओ एम डी। ओ एम डी में क्या हो जाएगा, जो यू हो जाएगा वो आपके टी प्लस एम के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन थर्ड से लिखा जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी, तो दैट इज कॉल्ड बहुभुज का नियम, यानी हम निकाल सकते हैं ना इससे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें।